आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। जिन रियासतों में बीजेपी बरसरे इख्तिदार है वहां पर हुजूमी तशद्दुद की दहशत है। झारखंड के सरायकेला में चोरी के शक में भीड़ ने एक 24 साला मुस्लिम नौजवान को इस कद्र बेरहमी से पीटा कि उसकी मौत हो गई। तबरेज अंसारी नाम के नौजवान को कई घंटों तक बुरी तरह पीटा गया। इस दौरान इससे जय श्री राम और जय हनुमान के नारे भी लगवाए गए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इस नौजवान को चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया था तो भीड़ ने कानून को अपने हाथों में क्यों लिया और चोरी का जय श्री राम और जय हनुमान के नारों से क्या ताल्लुक है। वजीर आजम की सख्ती के बाद भी इस तरह के वाकयात नहीं रुक रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त हिदायत दी है, सरकारों को हिदायत दी है कि इसके खिलाफ कानून बनाया जाए। इस वाकये का वीडियो वायरल करके क्या अकलियतों में खौफ का माहौल पैदा करने की कोशिश हो रही है। सवाल यह भी उठता है कि समाज से नफरत का यह जहर आखिर कैसे खत्म होगा। आज प्राइम डिबेट में हम इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन तशवीश लगातार बढ़ती जा रही है या लोगों में खौफ इस वजह से भी घर कर गया है क्योंकि लगातार इस तरह के वाकयात हो रहे हैं और खास तौर से वो रियासतें जहां पर बीजेपी की सरकार है या यूं कहा जाए कि झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इस तरह की रियासतों में ये वाकये सबसे ज्यादा रूनुमा हो रहे हैं और लगातार इस तरह की वारदातें हो रही हैं। सवाल ये उठ रहा है कि जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सख्त पैगाम दिया है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सख्त हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने तो रियासती सरकारों से भी कहा है और मरकजी सरकार से भी कहा है कि इस हुजूमी तशद्दुद को खत्म करने के लिए इस पर कानून लाया जाए। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि लगातार इस तरह के वाकयात क्यों हो रहे हैं। क्या वाकई में इसके पीछे कुछ जो साजिशें हैं वो एक तरह से कारफरमा है। सवाल यही उठता है कि आखिर इस तरह की वारदातें रुक क्यों नहीं रही हैं, इस तरह की वारदातों पर ब्रेक क्यों नहीं लग रहा है। क्या वाकई में समाज में एक खला पैदा की जा रही है। हिंदुस्तान जिन रिवायत के लिए जाना जाता था, क्या वाकई में जो वाकयात हो रहे हैं ये उन रिवायतों का कत्ल नहीं है। आज प्राइम डिबेट में हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर लगातार इस तरह के वाकयात क्यों हो रहे हैं या इस तरह के वाकयात में लगातार इजाफा क्यों हो रहा है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही उठता है कि अगर इस नौजवान को चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया था तो भीड़ ने कानून अपने हाथ में क्यों लिया। इस शख्स को कानून के हवाले किया जा सकता था, पुलिस के हवाले किया जा सकता था। जब इस शख्स को मार मार के अधमरा कर दिया गया तो कानून के हवाले किया गया, पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस ने इस शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां यह जख्मों की ताब ना लाकर दम तोड़ बैठा। सवाल ये उठ रहा है कि अगर हम झारखंड की ही बात करें तो इस झारखंड में 10 से ज्यादा मॉब लिंचिंग के इस तरह के वाकयात हो चुके हैं और ज्यादातर वाकयात में निशाना मुस्लिम नौजवान ही बनते हैं। इस वजह से इस तरह के वाकयात पर और ज्यादा शक होता है कि क्या वाकई में समाज में एक खला पैदा की जा रही है या वाकई में इस तरह के जो वाकयात हो रहे हैं इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश कारफरमा है। इसी को आज हम प्राइम डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये वारदातें किस तरह से रुकेंगी या ये जो नफरत का जहर समाज में घोला जा रहा है इस नफरत के जहर को आखिर किस तरह से हम खत्म करेंगे। इसी पर हम प्राइम डिबेट में चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ शुएब जामाई साहब मुस्लिम दानिश्वर हैं, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इनके अलावा यासिर जिलानी साहब तर्जुमान है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शकील अंसारी साहब लीडर हैं कांग्रेस के, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ गए हैं। कुणाल कोहली साहब लीडर हैं बीजेपी के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद पांडे साहब सेक्रेटरी हैं जेएमएम के, जो कि झारखंड की रियासती पार्टी है, इलाकाई पार्टी है, उसके सेक्रेटरी, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ देर में प्रोफेसर असलम आजाद साहब जेडीयू लीडर हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे। और इनके अलावा नौशाद आलम सीनियर रिपोर्टर हैं न्यूज 18 उर्दू के, मेरे साथी हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे ताजा अपडेट लेंगे। और मेरे साथ प्रोफेसर असलम आजाद साहब भी जुड़ चुके हैं। अपने तमाम मेहमानों का बहुत इस्तकबाल और वेलकम करते हैं न्यूज 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले नौशाद आलम आपके पास ही आना चाहूंगा। नौशाद, सबसे पहले
अभी तक क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे वाकये को लेकर हुई है? क्योंकि पल पल आपने इस खबर को कवर किया है, आपकी नजर रही है, अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है? कार्रवाई के नाम पर क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? नौशाद। जी बिल्कुल हुरैरा, ये वाकया जब मंजर-ए-आम पे आया है तो रियासती हुकूमत ने फौरी तौर पे जो है वो हरकत में आई है और इंतज़ामिया को खबर की है। और इसका नतीजा ये हुआ है कि जो मुल्जिम हैं वो अब तक जो है 5 मुल्जिम को गिरफ्तार किया गया है। 2 जो है जो अफसर इंचार्ज है पुलिस, जो मुतल्लका जो पुलिस अफसरान हैं वो उनको मुअत्तल किया गया है। और इस तरह से अभी और भी जो है कार्रवाई की जा रही है। DGP जो है यहाँ पे कमल नयन चौबे, उनका जो ताज़ा जो बयान आया है उसमें उन्होंने वाज़े तौर पे कहा है कि वो जो गांव के लोग हैं जिस इलाके में जो ये वाकया जो है पेश आया है, उस गांव के लोग तमाम जो है अपने घरों को खाली कर कर वो फरार हो चुके हैं। और निशानदेही की जा रही है, चूंकि फुटेज जो है ये सबूत पेश कर रहा है कि उसमें कई लोग हैं और उस बुनियाद पे उनकी गिरफ्तारी अमल में आएगी। ताज़ा मामला यही है और इस पे जो है वो SIT की भी तश्कील की गई है और उसकी जाँच की जा रही है। और माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन ने भी ये वाज़े किया है कि हमारी एक टीम जो है कल जाएगी, मौके वारदात का वो जो है मुआयना करेगी और वहां के लोगों से वाकफियत हासिल करने के बाद जो जरूरी इक़दामात हैं, जो अहकामात हैं वो जो है जारी की जाएगी। और इसी तरह से वहां पे कांग्रेस की भी डेलीगेट गई है, वहां पे वो ताज़ा जो है जानकारी ले रही है। लेकिन हो रहा है एक चीज़ और यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि अभी जिस तरह से यहाँ पे रियासती वजीर हैं CP सिंह, जो शहरी तरक्याती वजीर हैं, उनका जो ताज़ा जो बयान आया है वो थोड़ा सा ये लगता है कि वो पर्दापोशी करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरह से शाम में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुआ था DGP का कमल नयन चौबे का, उन्होंने भी वाज़े तौर पे ये कहा है कि अभी जो ऑडियो जिसमें ये उस पे दबाव डाला जा रहा है जय श्री राम और जय हनुमान बोलने का और उसे पीटने की जो बात हो रही है, उसका नाम पूछा जा रहा है। नाम पूछने के बाद उससे जो है ज्यादा जो है वो जदोकोब करने की कोशिश की जा रही है। तो उस मामले में उन्होंने कहा है कि इसकी फॉरेंसिक जो है रिपोर्ट जांच होगी और उसके बाद ही कहा जा सकता है कि आया ये वीडियो में जो आवाज आ रही है तो वो मुल्जिमीन की है या और क्या है। तो ये इस बयान से भी लगता है कि कुछ रियासती हुकूमत की जो है उस पर कुछ पर्दापोशी करने की कोशिश हो रही है। इसी तरह से दोपहर में जो बयान आए हैं रियासती वजीर शहरी तरक्यात CP सिंह की, जो कि मुकामी BJP के सरकर्दा लीडर और MLA हैं, उन्होंने भी कहा है कि इस तरह के जो भी मामले होते हैं तो उसमें BJP, बजरंग दल और इस तरह से जो भी है जो तंजीमें इस तरह की, उस पर जो है ना इल्ज़ाम आयद कर दिया जाता है। मॉब लिंचिंग का मामला जैसे ही आता है तो वो जो है इस तरह के ख्यालात उभर करके आते हैं और ये कॉपी पेस्ट, यानी उनका कहना है कि ये कट पेस्ट का ये जमाना है। और नौशाद मैं यहां पर आपको रोकना चाहूंगा। नौशाद, जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई, जो 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उनका किसी ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक है, किसी पार्टी से लोग जुड़े हुए हैं जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं? देखिए अभी तो जांच का अमल जारी है, अभी तो ये कहना मुश्किल है। लेकिन जो अभी जो खबरें आई हैं वो उसमें जो अहम मुल्जिम है, जो जिनका कलीदी जो है ना किरदार इसमें रहा है, उसमें जो है ना उनकी गिरफ्तारी अमल में आई है। और ये हो सकता है कि किसी तंजीम से जुड़े हों, लेकिन ये मामला जो है ना वो बाद में ही आ सकता है। ये जांच का अमल अभी जारी है, उसके बाद ही कहा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से ये वाकया हुए हैं, आपको बता दें कि तबरेज अंसारी की अभी 1.5 महीना कबल जो है ना शादी हुई थी और उसी मौके पर वो घर आया हुआ था। ये अपने वालिदैन से महरूम है, यानी वो उनके फौत कर चुके हैं वालिदैन। और ये जो है वो कहिए कि पुणे में वेल्डर का काम करता था और इस तरह से उसकी जो बेवा है, बहुत दर्दनाक दास्तान है तबरेज अंसारी की, जिसे सरेआम कत्ल कर दिया जाता है और सरकार और इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी रहती है। मैं कुणाल कोहली साहब आपके पास आना चाहूंगा कि आखिर ये खूनी खेल कब तक खेला जाता रहेगा? कब तक सिर्फ वादे किए जाते रहेंगे? कब तक सरकारें खामोश रहेंगी? कुणाल कोहली साहब। खंडन करूंगा और खेद व्यक्त करूंगा और इस ऐसे वाक़े हमारे मुल्क में होने नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा मुल्क हमेशा भाईचारा वाला एक मुल्क रहा है। यहाँ पे सारे समुदाय और सारे रिलीजन जो हैं इकट्ठे मिलकर रहे हैं हमेशा। ये कुछ वारदातें कुछ ऐसे लोग कर रहे हैं और उस पर क्या होता है कि राजनीति खेली जाती है कि उसमें इल्जाम दे दिया जाता है BJP ने किया या किसी और ने किया। देखिए कोई ना कोई व्यक्ति हमारे देश में किसी न किसी दल से हमेशा जुड़ा रहता है, जिसको वो वोट करता है वो भी एक जुड़ा रहता है एक तरीके से। बट ये किसी भी दल की, मेरे हिसाब से किसी भी दल की इस देश में ये भावना नहीं रहेगी कि हम एक दूसरे को मारें, किसी भी मुद्दे को लेके कानून अपने हाथ में लें। इसको मैं बहुत बहुत खंडन करता हूँ, BJP की तरफ से भी खंडन है। और हमारे मोदी जी ने अपने इस बारी जब इलेक्शंस की जो पहली स्पीच दी उसमें ये बोला
कि देखिए हम इसको नहीं मानते, इस चीज को जो ये करते हैं लोग, आके लिंचिंग करते हैं या ऐसी वारदातों को इल्जाम देते हैं, वो ना बीजेपी के कार्यकर्ताओं को हम उनको मानते हैं, ना वो उनसे हो सकते हैं, ना ऐसी कोई संगठनों से हम उनको मानते हैं कि जो वो हिंदुओं भावनाओं से जुड़े भी रहें, क्योंकि हिंदू कभी भी ऐसा काम करते हुए 10 दफा सोचेगा। और देखिए ये वही मुल्क है, इस तरह के वाकयात को हिंदू मुसलमान से जोड़कर देखा ही नहीं जाना चाहिए, नाम खराब कर रहे हैं, और इस तरह के वाकयात को हिंदू मुसलमान से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। कोहली साहब, यहां पर सवाल ये उठता है कि झारखंड में बीजेपी की सरकार है और ज्यादातर हमने देखा कि जिन स्टेट में, जिन रियासतों में बीजेपी की सरकार है, चाहे यूपी हो, राजस्थान हो या झारखंड, वहां पर इस तरह के वाकये ज्यादा हो रहे हैं। लगातार झारखंड में इस तरह के वाकये हो रहे हैं। देखिए होता क्या है कि एक चीज को मेरे जो हिसाब से मुझे देखिए मेरे हिसाब से ये हो रहा है कि जहां ये वाकये हो रहे हैं और जहां भारतीय जनता पार्टी, बिकॉज मैक्सिमम स्टेट्स में आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी है या उनसे जुड़े हुई सरकारें हैं, और उसमें जहां कुछ लोग ऐसे तत्व हैं जो उसको इस्तेमाल करते हैं, ये कांड करने के बाद वो इन चीजों को इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि इस वीडियो में भी बोला जा रहा है कि उसको पीटते हुए बोला जा रहा है जय सिया राम कहिए। देखिए ये भावनाएं कभी ना हिंदुओं की रही हैं, और हमारे मुसलमान भाई हो या हमारे ईसाई बहन भाई हो, हमारे मुसलमान बहन भाई हो, हम इस देश में सब मिल के रहे हैं। हाथ से और ऐसी कार्रवाई होती रही हैं पिछले समय में भी, अभी भी होती हैं, और इस पे मैं नहीं समझता कि वहां की स्टेट की सरकार इस पे संज्ञान लेके उसके ऊपर कार्य नहीं करेगी। पूरा कार्य करा जाएगा और वो टू द कंक्लूजन आया जाएगा। ये नहीं कि जो लोगों ने किया है वो निकल पाएंगे। इस पर भी कोहली साहब अगर सख्त कदम उठाया जाता और वाकई में वहां की सरकार संजीदा होती तो इस तरह के वाकये बार बार नहीं होते। माफ कीजिएगा, बार बार इस तरह के वाकये नहीं होते, बार बार सरेआम किसी का कत्ल नहीं किया जाता। सरकार की कमी है, लॉ एंड ऑर्डर की कमी है, या यूं कहा जाए कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। कोहली साहब देखिए मैं इसको बात को नहीं मानता हूं कि इसके पीछे कोई साजिश है, बिकॉज इसमें राजनीति तो हम जितनी राजनीति करेंगे देखिए जी उतनी आग लगेगी, बिकॉज हम किसी ना किसी मुद्दे को, किसी ना किसी चीज को लेके किसी न समुदाय को हम पिन पॉइंट करेंगे या उन पे फिंगर उठाएंगे। मेरे हिसाब से एक क्राइम है ये, और ऐसा क्राइम नहीं होना चाहिए। हमारी स्टेट्स और हमारे बीजेपी के जितने भी मंत्री हैं या हमारे चीफ मिनिस्टर्स हैं इसका संज्ञान लेते हैं और इसके ऊपर 100% कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है। देखिए शकील अंसारी साहब, जब इस तरह के वाकये होते हैं बीजेपी ये कह के अपना पलड़ा झाड़ लेती है कि ये सिर्फ क्राइम है, इसे हिंदू और मुसलमान में नहीं बांटा जाना चाहिए। ये जाहिर सी बात है कि एक बहुत घिनौना जुर्म है, इसे वाकई में मजहब से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन सिर्फ ये कह देना कि ये सिर्फ क्राइम है, इस पर हम सख्त कदम नहीं उठाएंगे, सरकारें इस पर कब क्राइम में ही सख्त कदम उठाए जाते हैं। शकील अंसारी साहब देखिए क्राइम में ही सख्त कदम उठाए जाते हैं। हमारे भाई कोहली साहब अभी जितनी आसानी से बोल रहे थे, इसके मतलब ये है कि वो बहुत ही इशू को बहुत छोटा बनाने की कोशिश कर रहे थे। सबसे पहली बात यह है कि अभी कहा जा रहा है कि जांच हो रही है, पता लगेगा कौन लोग हैं। हमें तो उस वक्त हैरत नहीं होगी कि जब जांच लगेगा और पता लग जाएगा कि वो शख्स वो था और वो अगले टर्म में एमएलए का टिकट लेके विधानसभा में बीजेपी का एमएलए ना बन जाए। यही हो रहा है। इसलिए कि मोदी जी जैसी शख्सियत जो बहुत ही मजबूत, ताकतवर, और अपने पार्टी में उनको कोई मुकाबला नहीं है। आडवाणी जी सो गए हैं, उनके सामने खड़े नहीं हो पाते मुरली मनोहर जोशी जी। अगर वो ईमानदारी के साथ कह दें कि लिंचिंग नहीं होना है तो मैं समझ सकता हूं कि लिंचिंग नहीं होगी और हम स्वागत करेंगे उनके नारों का कि सबका साथ सबका विकास। लेकिन ऐसा है नहीं, इसलिए कि वही झारखंड का एक मिनिस्टर लिंचिंग और क्रिमिनल्स मामलों के लिए जो था उसको जेल में जाके उन्होंने माला पहनाया था मिनिस्टर साहब ने, उसी झारखंड के। उसी तरह से बिहार के एक मंत्री हैं केंद्र सरकार में, उनको प्रमोशन मिल गया है। वो हर छोटी छोटी बात के लिए असलम आजाद साहब को भी भेज देंगे पाकिस्तान। वो सबको पाकिस्तान भेजना चाहते हैं, कब्र के लिए जगह इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने कहा, तो उनका प्रमोशन हो गया। तो ये मामला इसलिए उठेगा नहीं, रुकेगा नहीं, इसलिए कि ये हाईएस्ट लेवल पर कराने की कोशिश की जा रही है और इसका मकसद है पोलराइजेशन ऑफ द वोट और उसको सोसाइटी को बांटने की एक बड़ी लंबी साजिश है। इसलिए
हमारे तबरेज अंसारी साहब को कहीं मार दिया जाए, कहीं आपको हैरत ना लगे कि कहीं आपको कभी खबर आए कि शकील अंसारी साहब की भी मॉब लिंचिंग हो गई, कभी आपकी पत्रकार की कहीं मॉब लिंचिंग हो जाए। चूंकि ये एक तरह से आप देखिए कि कई बार लिंचिंग करने के बाद व्हाट्सएप पर बड़ी हिम्मत के साथ वो लोग डालते हैं, व्हाट्सएप पर और फेसबुक के ऊपर वो पूरी प्रोसेस को डाल देते हैं, इसलिए कि दहशत फैलाई जाए और उन लोगों को दहशत शकील अंसारी साहब में पूरी करो, एक सेकंड में पूरी शकील अंसारी साहब नहीं, शकील अंसारी साहब देखिए, डिबेट में आपकी बातें बहुत अच्छी लग रही, लेकिन एज अ मेन अपोजिशन कब कांग्रेस ने लिंचिंग के वाकये को उठाया? पूरा इलेक्शन निकल गया, कभी कांग्रेस की तरफ से लिंचिंग का मामला नहीं उठाया गया। शकील अंसारी साहब, डिबेट में बैठकर तो बड़ी बड़ी बातें जरूर कांग्रेस के लोग करते हैं, लेकिन सड़कों पर कब निकलेंगे? हम नहीं मानेंगे। शकील अंसारी साहब, सड़कों पर कब निकलेगी कांग्रेस इस इशू को लेकर? बारे में हम कांग्रेस के लोग अगर बीजेपी के ऊपर अटैक करेंगे तो बहुत सारे टीवी चैनल्स का रुख मुड़ जाएगा, अभी भी मुड़ जाएगा। इसलिए मैं ये नहीं कहता हमें किस तरह से कितनी आप दे रहे हैं जगह, कितनी गुंजाइश दे रहे हैं, ये अलग सवाल है। शकील अंसारी साहब, सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि कांग्रेस इस अहम इशू को लेकर, कांग्रेस इंसानियत से जुड़े हुए इस इशू को लेकर सड़कों पर कब निकलेगी? नहीं कांग्रेस सड़कों पर कब निकलेगी? झारखंड में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया था, इससे पहले जो लिंचिंग हुई थी, मंत्री जी जब माला पहनाने गए थे तब बहुत बड़े आंदोलन हुआ था। लेकिन सवाल यह है कि आज की मीडिया क्या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया या सोशल मीडिया है, तो आप देख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के ऊपर कांग्रेस के लिए या अपोजिशन के लिए गुंजाइश ही कम है कि जनता के बीच में पहुंच ही नहीं पाती है। वो भाई एक तरह की पहुंचाने की कोशिश हो रही है। एक साथ मत जोड़िए, माफ कीजिएगा शकील अंसारी साहब, नहीं आपको नहीं जोड़ रहा हूं, मत जोड़िए। मैं सबको जोड़ा भी नहीं, मैंने सबको जोड़ा भी नहीं, शकील अंसारी साहब, सबको जोड़ा भी नहीं। शकील अंसारी साहब, मुझे नहीं याद आ रहा कि कांग्रेस इस इशू को लेकर कभी सड़कों पर आई है। आपको नहीं जोड़ा और किसी चैनल को हम नहीं जोड़ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि एक बड़ी चैनल है, एक बड़ी संख्या है जो इस तरह की चीजों को पेश कर रहा है। हम उसमें ये नहीं कह सकते कि सारे मैं विनोद पांडे साहब के पास जाना चाहूंगा। विनोद पांडे साहब झारखंड से ही आते हैं, मैं वहां की हकीकत जानना चाह रहा हूं विनोद पांडे साहब कि आखिर लगातार इस तरह के वाकये क्यों हो रहे हैं? लगातार खूनी खेल क्यों खेला जा रहा है झारखंड में? क्या वाकई में सियासत का नतीजा है, किसी साजिश का नतीजा है? क्यों लगातार इस तरह के वाकये हो रहे हैं पांडे साहब? देखिए अबू साहब, ऐसा है कि इस राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा और पूरा विपक्ष, चाहे वो सदन के अंदर हो या सदन के बाहर, इस तरह की जो घटनाएं घटी है इस राज्य में, उसके लिए लगातार हम लोग वहां पर उसका विरोध करते रहे। सदन के अंदर भी सरकार से हम लोग मांग भी करते रहे, सड़कों पर भी और सदन के अंदर भी, कि सरकार ऐसी घटनाओं पर तत्काल अंकुश लगाए और किसी भी तरह से भविष्य में इस तरह की घटना ना घटे, इसका पूरा इंतजाम सरकार को करना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि पूरे देश में जो इस तरह की घटनाएं घटी है, उसमें सबसे ज्यादा अगर घटना घटी है तो इस राज्य में घटी है। लगभग दर्जन भर लिंचिंग की घटनाएं घटी है इस राज्य में। और मैं आपको बता दूं कि इस बात को बल और मिलता है कि एक बहुत बड़ी साजिश है कि रामगढ़ में एक घटना घटी थी इसी तरह की, और जो दोषी थे वो जेल गए थे। जेल से जब वो बाहर निकलते हैं तो उस समय जो तत्कालीन मंत्री थे केंद्र में, उन्होंने उन लोगों को अपने आवास पर बुलाया, उनको माला पहनाया, उनको मिठाइयां खिलाई। और इस तरह की अगर बातें मंत्री के द्वारा की जाती है तो निश्चित रूप से इन आरोपों को बल मिलता है। मुझे लग रहा है पांडे साहब, जिस तरह से आप लोग अपोजिशन में है रियासत में, झारखंड स्टेट में, आप लोगों की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है कि इंसानियत का जो कत्ल हो रहा है उसके खिलाफ बिल्कुल जिम्मेवारी बनती है। कहां है आप लोग? बिल्कुल जिम्मेवारी बनती है अबू साहब। मैं आपको बता दूं को लेकर आप सड़कों पर कहां उतरे पांडे साहब? जेएमएम कहां है? अबू साहब, आप पूरी बात को सुन ले, आप पूरी बात को सुन ले। यह घटना 17 तारीख को हुई है अबू साहब, यह घटना 17 तारीख को हुई है। 18 तारीख को पुलिस हरकत में आती है और फिर उसको ले जा करके
इलाज कराने के बाद उसको जेल में डाल दिया जाता है। नहीं, अब देखिए, और ये जब पूरी वहां कहानी मत बताइए, कहानी मुझे पूरी पता है। क्या वारदात हुई मुझे पता है पांडे साहब। नहीं, कहानी मैं नहीं बता रहा हूं अब्बू साहब, मैं कहानी नहीं बता रहा हूं या नहीं, ये बताइए मुझे, क्यों आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई? बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूं कि आप अब्बू साहब पूरी बात सुन ले पहले। नहीं, देखिए, मुझे पूरा पार्टी के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं हेमंत सोरेन जी, बहुत दुख भरी दास्तान है। मुझे सिर्फ ये बताइए, जेएमएम हरकत में आई या नहीं? अब्बू साहब आप सुन ले, जितना दुख आपको है उससे ज्यादा दुख हमको है, चूंकि मैं यहां रहता हूं और पार्टी के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उन्होंने एक टीम बना करके और आज ही वहां पर भेजा है। और आज ही वहां पर जो टीम गई है वो वस्तु स्थिति वहां से जानकारी लेकर के और आज ही उसका रिपोर्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन जी को करेंगे। और उसके बाद मैं बता दूं कि वहां पर जो लोग भी हैं पार्टी के, वो सारे लोग उस जगह पर अभी के अभी गए हुए हैं। बहुत देर हो जाएगी। आज 24 तारीख है, 17 तारीख का मामला है। 17 तारीख का मामला है, आपको तो फौरन सड़कों पर निकलना चाहिए था। मैं यासिर जिलानी साहब, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। यासिर जिलानी साहब, आखिर ये क्या हो रहा है? लगातार वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने भी इस पर बरहमी जाहिर की थी, वो नाराज हुए थे कि इस तरह के वाकयात नहीं होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती जाहिर की है और बार बार बीजेपी की सरकार की तरफ से नारे दिए जा रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, और अब तो सबके विश्वास की बात की जा रही है। क्या आपको नहीं लगता है कि यह विश्वास पर एक तरह से लिंचिंग है, एक तरह से अटैक है सरकार के विश्वास पर, अगर लगातार इस तरह के वाकये होते रहे? यासिर जिलानी साहब, देखिए, मैं आपको साफ कर दूं कि जो ये हादसा हुआ है झारखंड के अंदर खरसावा जो जगह है, वहां पे बेहद अफसोसनाक है। यासिर जिलानी साहब, एक तो इसे हादसा मत कहिए, ये हादसा नहीं है, चोरी का मामला, ये कत्ल है, ये सरेआम कत्ल किया गया एक शख्स को। हादसा इसे मत कहिए यासिर जिलानी साहब। मेरी पूरी बात सुनिए, मेरी पूरी बात सुनिए और उसके बाद आप जो भी नजरिया आपका होगा मैं सुनने के लिए तैयार हूं। कि आप यकीन माने कि आप जो बात कह रहे हैं कि ये इंसानियत का कत्ल है, तो बिल्कुल है, मैं इसको मानता हूं। और जैसे ही ये मामला प्रकाश में आया है, सबसे पहले इसको हम लोगों ने खंडन किया है और पुरजोर तरीके से इसको सोशल मीडिया के द्वारा तमाम जगहों पे उछाला गया है। वहां पे लोगों तक ये बात पहुंचाई गई है, जो वहां की सोई हुई इंतजामिया है, जो सोया हुआ प्रशासन है, जो निकम्मी पुलिस है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन सरकार की सख्ती देखिए कि अभी आपने जो पैकेज और जो रिपोर्ट दिखाई है उसमें 2 पुलिस वाले सस्पेंड हो चुके हैं, 5 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। यह सरकार की तेजी है। तो आप सरकार जो अच्छे काम कर रही है उसको सराहिए भी, लेकिन ये जो इंसानियत का कत्ल हुआ है या इस तरह के जो भी अपराधी अपराध कर रहे हैं, यकीन माने कि सरकार और प्रशासन, अगर मैं बार बार कह रहा हूं कि पुलिस प्रशासन को अब भी जगना होगा और जो लोग भी इसमें जहां तक इन्वॉल्व हैं उन्हें उनको जिलानी साहब, देखिए, पहला वाकया नहीं है, ये पहली वारदात नहीं है, पहला कत्ल नहीं झारखंड में। लेकिन मैं आपको 10 से ज्यादा इस तरह के वाकये हो चुके हैं। यासिर जिलानी साहब, मुझसे बेहतर आप जानते होंगे, आप फील्ड में रहते हैं, हम तो स्टूडियो में बैठते हैं, आप फील्ड में रहते हैं, आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। एक बात बताइए, 10 से ज्यादा वाकये इस तरह के हो चुके हैं यासिर जिलानी साहब। एक बात बताइए, ये सरकार का बिल्कुल फेलियर है, ये लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। मैं बार बार कह रहा हूं कि पुलिस प्रशासन का जो निकम्मापन है उस पे सरकार सख्ती से उन्हें निपट रही है और किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। और देखिए, लेकिन आपको यह समझना होगा कि समाज में जो अपराधी मनोवृत्ति के लोग हैं उनको हमें कैसे ढूंढना होगा, यह हमारा भी कर्तव्य बनता है। यहां बैठ के अभी आपने देखा कि 2 खास करके कांग्रेस पार्टी के पास तो कुछ रह ही नहीं गया है बोलने के लिए। उनका दिमागिया, उनके सोच का दिवालियापन हो गया। जब भी वो बात करती है तो उलूल जुलूल बात करती है, मुद्दे से हटके बात करती है। मुद्दे पे कभी वो सामने आके बहस करने में उनके पास ताकत नहीं है। कहां कांग्रेस पार्टी खड़ी है? कोई प्रवक्ता उनका हिम्मत नहीं रखता है कि इस वक्त टीवी पे आके अपनी बात को, कम से कम जो विपक्ष का है। शकील अंसारी साहब, ये बात मत कहिए, शकील अंसारी साहब लगातार आ रहे हैं, किरदार होता है। शकील अंसारी साहब आ रहे हैं, यासिर जिलानी साहब, ये बात मत कहिए, ये बात मत कहिए। मैं ये कह रहा हूं कि सेंटर की तरफ से जो कार्रवाई झारखंड गवर्नमेंट के खिलाफ, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ होना चाहिए था, माफ कीजिएगा, वो कार्रवाई नहीं हुई सेंटर की तरफ से।
जी अबू हुरैरा साहब मैं आ जाऊं। अच्छा, आप एक बात बताइए कि माइनॉरिटी कमीशन ने संज्ञान में ले लिया, माइनॉरिटी कमीशन ने संज्ञान में ले लिया, पुलिस सस्पेंड हो गई, मुलजिम पकड़ लिए गए। अब आप बताइए कि सरकार और कितना तत्परता के साथ काम करे, या आप बताएं। आप इस तरह से देखिए यासिर जिलानी साहब, यासिर जिलानी साहब, इस तरह से कार्रवाई होगी तो ये वाकयात रुकेंगे नहीं, ये रुकेंगे नहीं, मॉब लिंचिंग रुकेगी नहीं। लगातार झारखंड में इस तरह के वाकये हो रहे हैं। मैं शुएब जामाई आपके पास, शुएब जामाई साहब, मैं आपको शुएब जामाई साहब, शुएब जामाई साहब, मैं यासिर आ रहा हूं, मुझे ब्रेक पर जाना और पहले सभी बच्चे हुए मेरे पास। मैं यासिर जिलानी साहब आ रहा हूं, मैं शकील अंसारी साहब आपके, शकील अंसारी साहब बात आपकी हो गई, मैं आ रहा हूं, दोबारा से आ रहा हूं, शकील अंसारी साहब मैं आ रहा हूं, शकील अंसारी साहब मैं आ रहा हूं, सदा करने की एक साजिश है। शकील अंसारी साहब मैं आ रहा हूं, मैं शुएब जामाई जी, मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि आखिर इस तरह के वाकये क्यों नहीं रुक रहे हैं, इस तरह के जो नापाक हरकतें हो रही है आखिर ये रुक क्यों नहीं रही हैं, और खासतौर से झारखंड या राजस्थान या यूपी में इस तरह के वाकये, और झारखंड में तो कई वाकये इस तरह के हो चुके हैं। शुएब साहब जी बहुत सही सवाल है आपका। देखिए अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र और तमाम जो संगठन जो जुड़े हुए हैं उनसे, वो लोग ये कह रहे हैं कि जो मॉब लिंचिंग के केसेस होते हैं उसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है, या उनके कार्यकर्ता या संगठन के कोई कार्यकर्ता इन्वॉल्व में रहते। देखिए इसकी वजूहात क्या है मैं आपको बताता हूं कि जब मोदी सरकार पार्ट 2 शुरू होती है और पार्लियामेंट के पहले ही दिन मुस्लिम एमपीज की हेकलिंग की जाती है और उसमें नारे का इस्तेमाल किया जाता है जय श्री राम। और जय श्री राम का नारा वो है जो आस्था का केंद्र है, एक आस्था का सिंबल है, बड़ा एहतराम के साथ लिया जाता था, इबादत का मामला था। लेकिन आज बदकिस्मती यह है भारतीय डेमोक्रेसी की कि उस नारे को चिढ़ाने के लिए, हैकलिंग के लिए, मोरल लिंचिंग के लिए इस्तेमाल किया गया पार्लियामेंट में, जो कि बहुत ही निंदा का विषय है और प्रधानमंत्री ने उस पर एक शब्द भी नहीं कहा। उन चीजों से प्रेरणा लेकर के समाज के सब लोग ये सोचते हैं कि अब तो उनको खुली आजादी मिल गई है कि जय श्री राम का नारा लेकर के उनको चिढ़ाओ या फिर उनसे जो है कहलवाओ, अगर वो ना कहे तो उसको मार करके इतना अधमरा कर दिया जाए कि उसकी जो है जान चली जाए। जब ऐसी चीजें ऊपर से शुरू होती है तो समाज के नीचे धारा में जो है समाज के सब लोग उससे इंस्पायर होते हैं। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को कड़ी निंदा का जो ये महकमा है इसको बंद करके एक्शन लेना चाहिए। आपको इस देश ने जो है प्रचंड बहुमत दिया है, आपको क्या जो है कमी है कि आप जो है इस पर एक्शन नहीं लेते हैं। और अभी हाल का मामला आज ही के दिन स्वयं बाबू जो एमपी हैं आदिलाबाद के, आपके हैदराबाद से ही, वो ये कहते हैं कि अगर आदिवासी बच्चियों के पीछे मुसलमान गया तो स्वयं बाबू उसके गले को काट करके फेंक देगा, यानी उसका कत्ल कर दिया जाएगा। और वो एमपीज हैं, अगर वो ऐसा एमपी कहता है तो उसके जो कॉन्स्टिट्यूशन के लोग हैं उसको इंस्पिरेशन मिलेगी ऐसे काम करने के लिए, और प्रधानमंत्री इससे चुप रहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद ऐसा है, पहले बताइए ना, आपने बड़ी बड़ी बात कर दी, की जगह नहीं है, और हिंदुस्तान का राष्ट्रवाद ये है तो जो मुस्लिम सांसद नारे लगाए हैं और तमाम जो है मोहब्बत की बात होती है। और मैं यकीन के साथ कहता हूं कि हिंदुस्तान का राष्ट्रवाद जीतेगा, ना कि किसी संगठन का राष्ट्रवाद जीतेगा। तो ये जो ऊपर से जो शुरुआत हुई है ना, इसकी मजम्मत होनी चाहिए। तो ये लोग जो है इससे जो है इंस्पिरेशन नहीं लेंगे, वरना ऐसी चीजें चलती रहेंगी। आपने कहा है यासिर जिलानी साहब, आपने एक्शन की बात की, आपके एक्शन लेने से क्या औरत का जो है वो दर्द कम हो जाएगा, उन बच्चों को इंसाफ मिल जाएगा जिसके बाप को। जाहिर सी बात है कि ऐवान में इस तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए, ऐवान में इस तरह की नारेबाजी, मजहबी नारेबाजी की जरूरत नहीं है ऐवान में, चाहे वो अल्लाह अकबर का नारा हो या जय श्री राम का नारा हो, इस तरह की नारेबाजी ऐवान में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये रिवायत इससे पहले नहीं देखी गई। मैं असलम आजाद साहब मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। असलम आजाद साहब, ठीक है, शुएब जामाई बात हो गई, मैं शुएब जामाई बात हो गई, यासिर जिलानी बात हो गई, मुझे ब्रेक पर जाना, ब्रेक के बाद मैं आऊंगा आप लोग के पास। असलम आजाद साहब, जो सियासत अब हो रही है या जिस तरह की मॉब लिंचिंग के वाकयात जिस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं, मैं सिर्फ जेडीयू का एक स्टैंड समझना चाह रहा हूं कि आप 3 तलाक के मामले पर सरकार के साथ नहीं खड़े होते हैं, इस तरह के दूसरे जो मामले होते हैं सरकार के साथ खड़े नहीं होते। मॉब लिंचिंग का जो मामला है इसे लेकर जेडीयू का क्या कुछ स्टैंड है? इंसानियत का कत्ल हो रहा है लगातार। असलम आजाद साहब, अबू हुरैरा साहब, मुझे हंसी आ रही है
कि बीजेपी के जो यहाँ नामवर लीडरान मौजूद हैं वो किस मुंह से हिमायत कर रहे हैं उन शरपसंदों की, फिरका परस्तों की। जेडीयू का स्टैंड साफ है, वो बाबरी मस्जिद का मामला हो, आसाम की शरीयत का मामला हो, 377 का मामला हो, या मुस्लिम पर्सनल लॉ का मामला हो। जहाँ तक बिहार सरकार का मामला है, हमारी हुकूमत का मामला है या हमारी पार्टी का मामला है, कहीं से हम इन बातों से मुत्तफिक नहीं हो सकते हैं। किस शर्म से, किस मुंह से ये लोग जो है अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। हैरतनाक, ये हैरत अंगेज बात है कि जो सरकार, यानी दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ केंद्र ही में नहीं बल्कि जिन रियासतों में ये मॉब लिंचिंग हो रही है वो सारी की सारी भाजपा ही सरकारें हैं। सबसे ज़्यादा अगर लिंचिंग के मामलात हुए हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हुए हैं, झारखंड में हुए हैं, हरियाणा में हुए हैं, राजस्थान में हुए हैं। लेकिन अभी ये बातें भी आई हैं कि जब झारखंड में दो अफराद का कत्ल हुआ मुसलमानों का, तो उसको हमारे भाजपा के वजीर ने सिर्फ उनको यानी माला ही नहीं पहनाया, उनको शाबाशी भी दी। आपने वो तस्वीर भी देखी होगी कि उनके सर पे हाथ रखा था उन्होंने। अल्लाह का शुक्र है कि इस बार वो मैं देखिए जो सवाल मैंने शकील साहब से किया था, जो सवाल मैंने विनोद पांडे जी से किया था, वही सवाल मैं आपसे भी करूंगा कि आजाद साहब ये बताइए कि जेडीयू क्या वाकई में झारखंड में सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करेगी, इंसानियत के इस कत्ल के खिलाफ? नहीं, प्रोटेस्ट का कहाँ सवाल उठता है। अबू हुरैरा साहब, पूरी दुनिया एक तरफ है, सारी पार्टियां एक तरफ हैं, भाजपा एक तरफ है, उसको तो सिर्फ जो है वोट चाहिए। जज्बाती नारे करके, मुसलमानों की लिंचिंग करके, मुसलमानों को गाली, देखिए नहीं अगर ये तो दोहरा स्टैंड हुआ। ये असलम आजाद साहब ये तो दोहरा स्टैंड है कि आप इलेक्शन जिताने में उसका सपोर्ट भी करते हैं, उसके साथ भी खड़े हैं, और इस तरह के वाकयात में उसके प्रोटेस्ट की भी बात नहीं कर रहे हैं। कम से कम सबको पता करना चाहिए जेडीयू को। जरा सी भी इनके अंदर शर्म बची हुई है इनके मुख्यमंत्री वहां के वजीर आला नीतीश कुमार को, तो जरा सा वो 300 बच्चे के ऊपर आके बात करें, जिन 300 बच्चों की डेथ हुई है। बड़ी बड़ी बातें ना करें बैठ के। ठीक है, मैं असलम आजाद साहब, मुझे क्योंकि कमर्शियल ब्रेक पर जाना, छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद बहुत संजीदा इशू है, बहुत इंसानियत से जुड़ा हुआ यह मसला, और लगातार इस तरह के वाकये होते हैं, दिल दहल जाता है। जिस तरह से यासिर जिलानी साहब अक्सर हमारे साथ डिबेट में जुड़ते हैं और वो कहते हैं कि 3 तलाक के मामले पर जो खवातीन की हालत होती है तलाक के बाद और उनका दिल दहल जाता है, ऐसा ही यहां पर भी कुछ होता है कि जब कोई औरत बेवा होती है, किसी मां के सर से उसके बेटे का साया छीन जाता है, किसी बहन का भाई कत्ल कर दिया जाता है, तो क्या कुछ दर्द होता होगा। इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर समाज से नफरत का जहर कैसे खत्म होगा। क्या वाकई में सरकार इस पर सख्त कदम उठाएगी? सिर्फ वादे नहीं किए जाएंगे बल्कि अमल भी किया जाएगा। गाय के नाम पर, कब तक मजहब के नाम पर इस तरह की मॉब लिंचिंग होती रहेगी? आखिर लोग कानून को हाथ में क्यों ले लेते हैं, या यूं कहा जाए कि क्या वाकई में कानून की जो बालादस्ती है वो एक तरह से नहीं दिखाई देती है, या फिर जो रियासती सरकारें हैं उनकी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है और वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं? क्योंकि लगातार इस तरह के वाकये हो रहे हैं, और अगर लगातार इस तरह की गलतियां होती रहें तो इस पर सवाल जरूर खड़ा होता है। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उन्हीं से लगातार मैं बात कर रहा हूं। नौशाद, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। बहुत अफसोसनाक वाकया है, और इस तरह के कई वाकये झारखंड की आवाम ने देखे हैं। नौशाद, कहा जा रहा है कि तबरेज अंसारी की कुछ दिनों में शादी होने वाली थी और उससे पहले यह दर्दनाक वारदात हुई, उसे सरेआम कत्ल कर दिया गया।
नहीं हुरैरा, मैं कुछ बातों को बताना चाहूंगा वाज़ेह तौर पे। ये जो मॉब लिंचिंग का जो मामला है पूरे देश में, पूरे रियासत में, पूरे मुल्क में कहा जाए तो झारखंड जो है दूसरा ऐसा रियासत है जहां सबसे ज्यादा वाकयात पेश आए हैं। यानी ये जो तबरेज अंसारी का जो कत्ल हुआ है, ये हुजूमी तशद्दुद का जो शिकार हुआ है, ये 18वां केस है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे इस तरह जो लोगों के जो हौसले हैं वो बुलंद हुए हैं और उस पर कड़ी कार्रवाई न होने के नतीजे में इस तरह के वाकयात रूनुमा होते रहे हैं। और दूसरी बात हम ये बताना चाहेंगे हुरैरा कि ये अभी तबरेज अंसारी की 1.5 माह कबल जो है ना शादी हुई थी और उसकी जो बेवा है, जो अहलिया है, उसके जो है ना अभी मेहंदी के रंग अभी छूटे भी नहीं है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो ईद के मौके पे जब वो पुणे से आया था तो उसके बाद जो है उसकी शादी हुई और अभी ईद का कहिए या शादी का मौका था, वो अपने घर पे ही था और वो दोस्तों के साथ निकला था और इस मामले मतलब वो धतकड़ी में जो जिस रास्ते से गुजर रहा था वहां पे वो उस हुजूमी तशद्दुद का शिकार हुआ। तो ये हुरैरा ये मामला है कि वो उसके वालिदैन भी नहीं था, मैंने शुरू में भी कहा, वो पूरी तरह से कहिए कि वो यतीम है, उसके 2 छोटे भाई और बहन हैं और अब उसकी जो अहलिया है वो काफी सदमे में है। और वो शाम में ये खबर आई थी कि वो इस सदमे की वजह से उसे सलाइन जो है ना वो डॉक्टर वो सलाइन जो है चढ़ाया जा रहा था, उसकी तबीयत बिगड़ गई है और वो मुनासिब जो है ना कदम बहुत अफसोसनाक वो मुतालबा कर रही है। विनोद पांडे साहब जी, विनोद पांडे साहब सिर्फ 1.5 महीने पहले शादी हुई थी, हालांकि और जिस तरह से नौशाद हमें बता रहे थे कि नौशाद लगातार हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, लगातार रांची और पूरे झारखंड की खबरों पर इनकी नजर रहती है। 18 इस तरह के वाकये हो चुके हैं और उस पर भी अगर बीजेपी के लोग हिमायत करते हैं तो मेरे ख्याल से चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। कोहली साहब, देखिए, पहली बात तो मैं बड़ी शांति सबको सुन रहा था, बीच में किसी को नहीं काटा और मैं ये उम्मीद करता हूं कि मेरे दोस्त भी सारे मुझे आराम से प्यार से सुनेंगे और अपना धैर्य दिखाएंगे। जितनी ये लेक्चर देते हैं धैर्य को लेके सब लोग, और अपना धैर्य यहां दिखाएंगे आपके चैनल पे। देखिए, पहली बात तो ये मॉब लिंचिंग की जो वारदातें होती है, ये हमारा डीएनए कांग्रेस ने चेंज किया इस देश का। मॉब लिंचिंग क्या है? श्रीनगर से हिंदू पंडितों को निकाल दिया था लाखों की तादाद में, मॉब लिंचिंग। वहां ये नहीं बोला जाता है 1 नहीं 2 नहीं, सरदार हमारे सिख परिवार के लोगों को हजारों में मार दिया जाता है। बिग टाइम मॉब लिंचिंग, 1-2 को नहीं। अब देखिए कितने मजे की बात है, ये वही कांग्रेस है जिसने इस देश का डीएनए चेंज करने की कोशिश करी। मॉब लिंचिंग बड़े कार्रवाई करके एक जगह की पूरी डीएनए बदल दिया गया श्रीनगर का, जहां हिंदू मुसलमान मिलजुल के रहते थे। आज वहां की तादाद बताइए क्या है? इनमें से कोई जवाब नहीं देगा। वो मॉब लिंचिंग नहीं थी। जो हमारे सिख परिवार के लोग मरे हजारों की तादाद में, वो मॉब लिंचिंग नहीं थी। ये डीएनए कांग्रेस ने चेंज किया गया और ये कुछ जो तबके बच गए हैं छुपे हुए, ये आज निकलते हैं और ये कांग्रेस के लोग हैं। ठीक है, वहां पर जो हुआ वो भी अफसोसनाक था। करते हैं कोहली साहब भाइयों के साथ जो हुआ वो भी बहुत शर्मनाक था, उसकी भी निंदा होनी चाहिए। लेकिन लाखों पंडित, लाखों हिंदू निकाल दिए गए, वो मॉब लिंचिंग गई है। जिम्मेदारियों से आप बात करते हैं मॉब लिंचिंग, आप बैठ के यहाँ पे बेशर्मी दिखाते हैं। ये आपके लोग हैं, आपने ये डीएनए पर ये काम किया आपने 70 साल से, मैं बार-बार ये काम किया आपने 70 साल से। देखिए, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा एक-एक करके बात कर लीजिए। पांडे जी, कोहली साहब, शकील अंसारी साहब, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक-एक करके बात कर लीजिए। मैं आ रहा हूँ, सबके पास आ रहा हूँ, मैं बारी-बारी सबके पास आ रहा हूँ, एक-एक करके बात कर लीजिए। जवाब दीजिए, वो क्या था? आप आके मेरे स्टेटमेंट क्या दी? मैंने खुली तरह से इनके प्रधानमंत्री हमारे देश में हम भाई बंधु ये हैं। कोई भाई आप बंधु वो लोग हैं बेशर्म जो है, ये इंसान है जिस तरह से कह और रहे आगे हैं दूसरे को, बड़े-बड़े इनके लोग सबको मारा बना रहे हैं, इनके आगे डायरेक्शन मिल रहा है, शर्म आनी चाहिए। मुसलमान भाई मरा है, आपको शर्म आनी माफ चाहिए। कीजिएगा अबू साहब, अगर इस तरह हम लोग बहस करते रहे ना तो तबरेज को फिर इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरह की अगर बहस होते रही नहीं, ठीक है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँ कि एक-एक करके बात कीजिए। आप आगे मैं शकील अंसारी साहब, कोहली साहब, कुणाल कोहली साहब, कुणाल कोहली जी सुन लीजिए, कुणाल कोहली साहब सुन लीजिए, शकील अंसारी जी, कोहली साहब सुन लीजिए। अब सुन लीजिए, मैं चाह रहा हूं
कि वाकई में बहुत इंसानियत से जुड़ा हुआ मसला है, बहुत बहुत सेंसिटिव इशू है, बहुत सेंसिटिव इशू है। इसे मछली बाजार मत बनाइए। इस डिबेट में वाकई में तबरेज अंसारी को इंसाफ दिलाना है तो वहां पर इस तरह का मछली बाजार मत बनाइए। कुणाल कोहली साहब सुन लीजिए, मैं कुछ कुणाल कोहली साहब खामोश हो जाइए। कुणाल कोहली साहब सुन लीजिए। कुणाल कोहली नहीं, देखिए कुणाल कोहली साहब डिस्कशन कर रहे, क्या हो गया? कुणाल कोहली साहब सुन लीजिए भाई, थोड़ा सा ऑडियो डाउन कीजिए, मैं शुएब जामाई, मैं आपके पास आना चाहता हूं। शुएब जामाई साहब, कुणाल कोहली साहब, देखिए ये जज्बात, कुणाल कोहली साहब थोड़ा सुनने का भी धैर्य। अरे हमने 45 मिनट आपको सुना है। कुणाल कोहली साहब, कुणाल कोहली जी बात जवाब से सवाल जवाब दीजिए। उस मॉब लिंचिंग का आज तक किसने जस्टिस दिया है? कुणाल कोहली साहब, जस्टिस की बात मत कीजिए। कुणाल कोहली साहब, इंसाफ की बात मत कीजिए। झारखंड में 18 लोग कत्ल हुए हैं, इंसाफ की बात करते हैं कुणाल कोहली साहब। कुणाल कोहली साहब, इंसाफ की बात मत कीजिए। 30 साल जिनको जस्टिस नहीं मिला। ठीक है, मैं आ रहा हूं। कुणाल कोहली जी खामोश हो जाइए, मैं आ रहा हूं। कुणाल कोहली साहब, मैं आ रहा हूं। कुणाल कोहली साहब, देखिए इस तरह से डिबेट नहीं होता है, इस तरह से डिबेट नहीं होता है भाई। नोएडा ऑडियो का थोड़ा सा, नोएडा स्टूडियो का ऑडियो थोड़ा सा बंद कर दिया। मैं दूसरे के पास जा रहा हूं, मैं दूसरे के पास जा रहा हूं। जो शख्स है जो उसमें शामिल है उसको आज तक कोई सजा हुई है? मैं आजाद साहब आपके पास आना चाह रहा हूं। आजाद साहब, आखिर लगातार इस तरह के वाकये क्यों, और इन वाकयों को रोका कैसे जाएगा? ये नफरत का जो जहर घोला गया समाज में कैसे रोका जाएगा? और आप लोग भी उसी सरकार की हिमायत करते रहेंगे। आजाद साहब, मुझे जवाब तो देने दीजिए। बिल्कुल हिमायत नहीं करेंगे। मैं ये बात बता दूं आपको जी, कतई आपको पता है कि मैं एक बात बता रहा हूं, कतई हम लोग हिमायत नहीं करेंगे भाजपा की इस जालिमाना हरकत का। आपको पता है कि हम लोग एक बार भाजपा से अलग हो चुके हैं और जिस राह पे ये लोग जा रहे हैं वो मुल्क के मफाद में नहीं है, देश को तोड़ने वाले ये लोग हैं। इन्होंने अभी ये बता, मैं नहीं कोहली साहब को नहीं जानता, इन्होंने तो एक दो मिसालें दी। 5 दिन में दे दिया जस्टिस, उसमें ऑपरेशन कर रहे हैं। 5 दिन में मोदी ने क्या कर दिया? लेट हो गए। अरे जस्टिस आप बात करिए, 30 साल में क्या करा? जो मॉब लिंचिंग करी इतने बड़े पैमाने में, उस मॉब लिंचिंग का क्या होगा? आप बात नहीं करेंगे, आप में हिम्मत नहीं है बात करने की। ये बात बदलेंगे, बात झारखंड की है और बात बदलेंगे इसलिए कि बेशरम पार्टी के बेशरम इंसान है ये, और किस तरह से डिबेट कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। जिस तरह से कर रहे हैं, आप बेशरम लोग हैं, आप अपनी पॉलिसी से नफरत फैला रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं? आपके वासियों ने वोट देके को बाहर निकाल के फेंक दिया, 10 साल से बाहर फेंक। कुणाल कोहली साहब, कुणाल कोहली जी, आपके पास 10 साल वक्त था। कुणाल कोहली जी, नहीं, एक करके बात कीजिए। मैं अलाउ नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा इस तरह की डिबेट को, इस तरह की बयानबाजी को मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। एक करके बात कीजिए, एक करके बात कीजिए। कुणाल कोहली जी खामोश हो जाइए, कुणाल कोहली जी खामोश हो जाइए। शकील अंसारी साहब, थोड़ा सा ऑडियो डाउन कर दीजिए। मैं आजाद साहब बात आप कंप्लीट कीजिए। हम लोग यहाँ जो महसूस कर रहे हैं, आजाद साहब बात कंप्लीट कीजिए। मैं पांडे जी आ रहा हूँ, पांडे जी मैं आ रहा हूँ। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि जाहिर सी बात है, इतना सेंसिटिव इशू है, इस पर इस तरह की लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, इस पर संजीदा बातचीत होनी चाहिए और अपनी गलती भी, जो गलती है उसे भी एक तरह से कबूल करना चाहिए। आजाद साहब बात कंप्लीट कीजिए आप। असलम आजाद साहब। अबू हरारा साहब जी, कोहली साहब ने तो एक दो मिसालें दी सिखों की और जो है कश्मीर के पंडितों की, लेकिन उनको 2002 के 2200 लोगों की मॉब लिंचिंग का भी जिक्र करना चाहिए। आज भी वहाँ यतीम बच्चे और बेवाओं का जो हाल है, उनको आज तक मुआवजा नहीं दिया गया, उनके कातिलों को आज तक सज़ा नहीं दी गई।
गुजरात में, तो वो क्या बात करेंगे? इनको वोट चाहिए मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो या कश्मीरियों को। आप इसी तरह इनकी जहनी कैफियत का अंदाजा लगा लीजिए कि जो पाकिस्तान से आए हुए हैं, जो पाकिस्तान से शरणार्थी आ रहे हैं, कोहली साहब, ये आपकी अलायंस पार्टी के कुणाल कोहली जी, ये आपके अलायंस पार्टी के साथी हैं जो आपके बारे में इस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। बात करते हैं। मैं शुएब जामाई मैं आपके पास आ रहा हूं। शुएब, इस तरह के वाकयात कैसे रुकेंगे? इसका हल क्या है? 18 वाकये हो गए लेकिन उस पर लगाम नहीं लगी। मैं यासिर जिलानी आ रहा हूं। शुएब जामाई, जल्दी से अपना जवाब दीजिए। कोहली साहब थोड़ा सा 2 मिनट से। कोहली साहब सुन लीजिए थोड़ा सा। कुणाल कोहली जी सुन लीजिए। कुणाल कोहली साहब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सुन लीजिए। देखिए सरकार पूछे हाट और 5 साल सरकार ने क्या किया इन्होंने? नहीं, देखिए अब चिल्लाइए मत। चिल्लाने से बात नहीं बनेगी। कुणाल कोहली साहब, शकील अंसारी साहब, क्या किया? नहीं, देखिए पर्सनल अटैक बिल्कुल मत कीजिए। यहाँ पर पर्सनल अटैक मत कीजिए। नहीं, ठीक है भाई, सबका ऑडियो डाउन कीजिए। मैं यासिर जिलानी के पास जा रहा हूँ। सबका ऑडियो डाउन कर दीजिए। सबका ऑडियो डाउन कीजिए। यासिर जिलानी, आखिर इस तरह के वाकये रुकेंगे कब? 18 वाकये हो चुके हैं, 18 वारदात इस तरह की हो चुकी हैं, 18 मासूमों के घर उजड़ चुके हैं। यासिर जिलानी, क्या इस पर सख्त कदम नहीं उठाना चाहिए? क्या इस पर कानून नहीं बनना चाहिए मॉब लिंचिंग पर? यासिर जिलानी, यकीन माने कि जो इस वक्त के मौजूदा वजीर आजम हैं, उनका बयान आपने सुना होगा मॉब लिंचिंग को लेके कितना सख्त है। बहुत संजीदगी के साथ हम, क्योंकि ये बहुत संजीदा टॉपिक है, इस पे हम बहस कर रहे हैं। हम बार बार अतीत में चले जाते हैं, हम बार बार सवाल करने लगते हैं 2002 और पता नहीं कौन कौन सी इन लोगों को चीजें आ जाती हैं इनके सामने। ये जब ऐसा करेंगे, मुझे लगता है मॉब लिंचिंग को ये जो विपक्ष के लोग हैं बढ़ावा देंगे। ये भूल जाते हैं हाशिमपुरा मेरठ, जहां खड़े होके अब आप भी देखिए पुराने वाकयात में आप भी जा रहे हैं। यासिर जिलानी आप जा रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि तबरेज अंसारी को इंसाफ कैसे मिलेगा? यासिर जिलानी, तबरेज अंसारी को इंसाफ कैसे मिलेगा? इस पर जवाब दीजिए। यासिर जिलानी, तबरेज अंसारी के घर वालों को इंसाफ कैसे मिलेगा? लेकिन झारखंड की जो घटना है उस पर बात हो। अबू हुरैरा साहब, मैं सिर्फ इन्हें याद दिला रहा हूं। मत याद दिलाइए, वो सबके सामने, सबकी कारस्तानी हमारे सामने है। किसने माजी में क्या किया सब यासिर जिलानी। सही नहीं ठहराया जा सकता है। सारे पैनलिस्ट ये कहना चाहिए था जिस घटना की जिक्र की गई है, किसी भी घटना को सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन आपने देखा कि डिबेट के तमाम जो हम 40 मिनट अब तक बिता चुके हैं, हम तमाम पैनलिस्ट की एक राय नहीं हो पाई। कोई बीजेपी को टारगेट कर रहा है, कोई कांग्रेस। 5 लोगों का नहीं, ठीक है। विनोद पांडे जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। विनोद पांडे जी, मैं आखिर इस तरह के वाकया झारखंड में क्यों नहीं रुके हैं? क्या वाकई में सरकार का फेलियर है? ये सरकार का फेलियर है और सरकार इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। विनोद पांडे जी, भाई सबका ऑडियो डाउन कर दीजिए। सबका ऑडियो डाउन कीजिए। इस तरह से इतने सेंसिटिव इशू पर इस तरह से डिबेट नहीं होता है। आप चिल्लाते रहेंगे, इसे मछली बाजार बना देंगे, आप बात को कहीं से कहीं लेकर चले जाएंगे। तबरेज अंसारी को इंसाफ दिलाने के लिए आप बात नहीं कर रहे हैं। आप डिबेट में यह सोचकर नहीं बैठे हैं कि तबरेज अंसारी के घर वालों को इंसाफ कैसे मिलेगा, पांडे जी, परिवार के लोगों को इंसाफ कैसे मिलेगा। लेकिन जिस तरह से राज्य सरकार और उनके मातहत जो काम करने वाले लोग हैं, जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, इतनी घटनाएं घटी है इस राज्य में, लेकिन किसी भी घटना में आप देख लेंगे कि दोषियों को सजा नहीं हुई है। सभी दोषी फिर बाहर आ जाते हैं। इसका मतलब कि सत्ता और शासन, पुलिस प्रशासन अपने बातों को सही ढंग से अदालत में रख नहीं पाता है, उसको साबित नहीं कर पाता है। और ये स्थिति है कि कहीं ना कहीं वो शक के दायरे में आते हैं और वो फिर छूट करके बाहर आते हैं। और उसके बाद ठीक है, लगातार शकील अंसारी साहब और कुणाल कोहली जी लगातार आप लोगों ने डिबेट को बर्बाद कर दिया। नहीं, कुणाल कोहली साहब, डिबेट को बर्बाद कर दिया आप लोगों ने।
कम से कम ये संजीदा इशू था, इस पर संजीदा बात करनी चाहिए थी। कुणाल कोहली साहब, कुणाल कोहली साहब, मैं और कुछ जवाब नहीं चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि तबरेज अंसारी के घर वालों को इंसाफ कैसे मिलेगा, झारखंड की सरकार कैसे इंसाफ देगी। कुणाल कोहली साहब, कुणाल कोहली जी, कुणाल कोहली जी मुझे सुन पा रहे हैं? कुणाल कोहली जी मुझे सुन पा रहे हैं? कुणाल कोहली जी मुझे सुन पा रहे हैं? मेरे पे इल्जाम लगवाए जा रहे हैं। कुणाल कोहली जी, कुणाल कोहली जी, डिबेट को एक तरफ लेके कुणाल कोहली जी, तबरेज के घर वालों को इंसाफ कैसे मिलेगा? आप पूरे हिंदुस्तान की बात मत कीजिए कुणाल कोहली साहब, झारखंड की बात कीजिए, तबरेज अंसारी की बात कीजिए। सवाल ये उठता है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप को बंद करें। सवाल ये उठता है कि हम लोग किसी ना किसी, ठीक है, नहीं ठीक है, पांडे जी आपकी बात हो गई, पांडे जी बात हो गई, पांडे जी बात हो गई, और आज हमारी लिंचिंग हो गई है यहीं पे, ये देख लीजिए, यही ठीक है, मैं यासिर जिलानी आ रहा हूँ, यासिर जिलानी मैं आ रहा हूँ, प्लीज यासिर जिलानी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, यासिर जिलानी मैं आ रहा हूँ। देखिए कुणाल कोहली जी, ये जो आपकी नाराजगी है, जो ये तबरेज के घर वालों के साथ आपको इस तरह का, तबरेज के घर वालों के साथ उनके घर वालों को इंसाफ दिलाने के लिए तड़प आप में होनी चाहिए। कुणाल कोहली जी, सिर्फ डिबेट में बैठकर हाथ पैर हिलाने से कुछ नहीं होता है। कुणाल कोहली साहब, शुएब जामाई जी, हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है, पांडे जी आपकी बात हो गई। देखिए पूरा टाइम आप लोगों ने लड़ने में निकाल दिया, भाई सबका ऑडियो थोड़ा सा डाउन कर दिए। सारे लोगों ने लड़ने में, आप लोगों ने टाइम निकाल दिया। और यासिर जिलानी बिल्कुल सही बात कह रहे थे कि यहां पर इतना सेंसिटिव इशू है, इतना संजीदा इशू है, इंसानियत का कत्ल हो रहा है, इंसानियत से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन आप लोग अपनी सियासत चमकाने में लगे हुए हैं। कोहली साहब ने शुरुआत तो कश्मीर से कर दी। शुएब जामाई, इस तरह के वाकयात कैसे रुकेंगे? शुएब साहब, अगर हुकूमत जो है कड़ी निंदा का महकमा बंद करके एक्शन लेने पे आ जाए तो कल ही जो है ये वाकयात रुक जाएंगे, लेकिन इनके पास सिर्फ कड़ी निंदा का महकमा होता है, एक्शन का कोई महकमा नहीं होता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी को ऐसे चीफ मिनिस्टर और ऐसी एमपी के खिलाफ जो है एक्शन लेना चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। 5 दिन में क्या होना चाहिए? ऐसे एमपी और ऐसे चीफ मिनिस्टर को बर्खास्त करना चाहिए। ये बताइए ना, बोलते चलते 5 दिन में एक्शन ले लिया मोदी जी ने। 2 पुलिस पार्लियामेंट में जो हुई है ना वो हरकत, कुणाल कोहली जी, देखते हुए जैसे आज क्या होना चाहिए? चलिए मैं सुन रहा हूँ, कुणाल कोहली जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि 18 कत्ल हो गए, 18 लोग मार दिए गए, और बार बार यही हो गया कि इंसाफ मिलेगा, सख्ती होगी, कार्रवाई होगी। लगातार इस तरह के वाकये हो रहे, वाकये रुक नहीं रहे। मुझे तो इस कार्रवाई पर भी शक होता है। कुणाल कोहली जी, क्या एक सोल्यूशन दे रहे हैं बैठ के पैनलिस्ट आपके? 5 दिन में एक्शन ले लिया ना? नहीं, लेकिन लगातार वाकये इस तरह के हो रहे हैं ना कुणाल कोहली जी। सिर्फ कुछ लोगों को पकड़ लेना और उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई, ये मसले का हल नहीं है। ये मसले का हल नहीं कुणाल कोहली जी, कोहली साहब, ये मसले का हल नहीं है, और भी सख्त कदम उठाना पड़ेगा। यासिर जिलानी साहब, क्या वाकई में सख्त कानून इस पर लाया जाना चाहिए? मॉब लिंचिंग पर सख्त कानून की जरूरत है यासिर जिलानी साहब। मुझे प्रश्न है, आप बताइए क्या एक्शन होना चाहिए? चलिए आप बताइए ना मेरे भाई। मुझे आप इतनी देर में आप दूसरी चीजें बोलते हैं, एक्शन बताइए। ठीक है, थोड़ा सा देखिए नोएडा स्टूडियो का ऑडियो थोड़ा सा डाउन करें। यासिर जिलानी, यासिर, इस पर कानून आना चाहिए। अगर 3 तलाक की जो खवातीन है उनके साथ जुल्म हो रहा है, तो मेरे ख्याल से मॉब लिंचिंग में तबरेज अंसारी की जो बेवा है उसके साथ भी बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। बोला हमें बहुत अफसोस है, और लगातार इस तरह के वाकयात हो रहे हैं। मैंने कहीं डिफेंड नहीं किया, लेकिन यासिर जिलानी जी, क्या हो 5 दिन? देखिए ये जो सबका साथ सबका, हाँ देखिए ये जो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की बात करने वाले हमारे भारत के वजीर आजम हैं, मुझे और तमाम हिंदुस्तान के लोगों पे उनको यकीन है, वो इस मामले को संज्ञान में लेके, इस तरह के मामले पे पहले भी उनके बयानात आ चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि अब उसके ऊपर सख्त से सख्त कानून बनाने की जो
प्रक्रिया चल रही है वो पूरी होगी। और इस तरह के जो अपराधी अपराध करके अपने आप को कहीं ना कहीं किसी संगठन, किसी दल, किसी राजनीतिक दल का चोला अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं, अब वो बचेंगे नहीं। शकील अंसारी साहब, क्या कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी मॉब लिंचिंग को लेकर? मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह से बदलते भारत और बढ़ते भारत लगातार कत्ल किए जा रहे हैं, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शकील अंसारी साहब, झूठे केस में फंसा के उसकी जान को हलाक कर दीजिए, इंसानियत को शर्मसार कर दीजिए। अब ऐसा मामला हिंदुस्तान में नहीं देखने को मिलेगा। 40 साल की कांग्रेस को टिकट इनकी पार्टी देगी, जितनी ज्यादा लिंचिंग करेंगे, झंझट करेंगे, गालियां देंगे, कम्युनिटी को टारगेट करेंगे, दलित भाइयों को टारगेट। देखिए ये क्या है, कांग्रेस के पास टिकट, पद, टिकट, इसके अलावा लोग देखिए इस तरह के जब भी इश्यूज होते हैं उस पर ये सियासत शुरू हो जाती है, और जब तक ये सियासत होती रहेगी लोगों को या यूं कहा जाए कि जो मुतासरा है उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। तबरेज अंसारी की बेला को अगर वाकई में इंसाफ दिलाना है, तबरेज के अहले खाना को वाकई में अगर इंसाफ दिलाना है, तो सख्त से सख्त कदम रियासती सरकार को भी और मरकजी सरकार को भी सख्त से सख्त कदम उठाना पड़ेगा। अपोजिशन को भी अपनी जिम्मेदारियां बखूबी समझनी होंगी। कांग्रेस वाकई में अगर इसे जुल्म समझती है तो उसे भी सड़कों पर निकलना होगा, अपोजिशन को सड़कों पर निकलना होगा, जब भी इस तरह के वाकयात रुकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शुएब जामाई जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, यासिर जिलानी साहब, शकील अंसारी साहब, कुणाल कोहली जी, विनोद पांडे जी, प्रोफेसर असलम आजाद साहब और नौशाद आलम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।